बच्चे तो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे डेरिवेटिव की कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अभी तक आप डिफरेंशिएशन का आप ये देख पा रहे थे कि उसकी क्या क्या कॉन्सेप्ट थी, बेसिक क्या नॉलेज थी। अब हम देखने जा रहे हैं डेरिवेटिव का एनसीईआरटी लेवल, कि एनसीईआरटी में किस तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ है और उसकी सॉल्यूशन क्या होगी। तो बच्चे एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.2 से दिया हुआ है, जो कि स्टार्ट करते हैं हम चेन रूल से। ठीक है बच्चे, एक्सरसाइज 5.2 में कि जो भी क्वेश्चंस बनेंगे बच्चे वो चेन रूल के थ्रू बनेंगे। आइए हम देखते हैं एक क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चेन रूल होता क्या है। आपका जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो। तो बच्चे डिफरेंशिएशन बोर्ड की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बच्चे यहां पे मैंने जैसा कि बताया कि यहां पे चेन रूल के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि चेन रूल हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चेन रूल जब एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन एज ए कंपोजिट रखा गया हो। यहां पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये दिखा है साइन, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। यानी कि जब दो फंक्शन एज ए कंपोजिट जुड़े होते हैं तो वहां पे हम साइन स्कीम का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि इसका पावर दे दे साइन का पावर 3, साइन का पावर 4, है ना। तो इस तरीके का जो भी फंक्शंस आपको मिलेंगे, प्रोसेस मिलेंगे, वो हमारा बनेगा किससे? बाय चेन रूल के थ्रू। ठीक है, करने का तरीका क्या होगा, पहले हम आपको बाय स्टेप बता रहे हैं और उसके बाद इसको हम डायरेक्ट भी करना आपको सिखाएंगे। आपका क्वेश्चन लिखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप करते क्या हो कि जो अंदर में जो भी टर्म लिखा है, जो भी फंक्शन लिखा है, उसको आप कुछ मान लेते हो, a b c d x y एक्स और वाई को छोड़ के आप कुछ भी टी यू कुछ भी मान सकते हो। तो लेट हमने माना है कि लेट टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, और इसके बाद करना क्या, आप इस टी का डी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर लेना। टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर लेना, जो कि कुछ ऐसा हो जाएगा dt बाय dx इज इक्वल्स टू 2x, और इसको आप इक्वेशन 1 देकर साइड कर देना। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं यहां पर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा साइन ऑफ टी, साइन टी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका चेंज हो गया कि y, एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन टी। यहां पे अब क्या करना होता है कि y का d को विद रिस्पेक्ट टू t निकाल देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से dy बाय dt इक्वल टू साइन t का d को हो गया cos t। आप इसको इक्वेशन 2 कह दो, और इसके बाद आपको टी बाई dx में dy बाई dt में मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप कहोगे कि सर क्यों मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, y का d को विद रिस्पेक्ट टू x निकालना था। जैसा कि आपने पढ़ा है कि y का d को विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx होता है। तो dy बाई dx लाने के लिए आपको करना क्या होगा, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार से dt बाई dx इंटू dy बाई dt, और आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ये cos t इंटू 2x। आप देखो ये cos t में इस 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास, dy बाई dx मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। और इस dy बाई dx की वैल्यू क्या निकलेगा, cos t। t कितना है बच्चे, t क्या माना गया, x स्क्वायर प्लस 5। आप इसको वापस रिप्लेस कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x एज इट इज रहेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम चेन रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.2 में पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
अगली जो क्वेश्चन लिखा गया है बच्चे, cos ऑफ sin x। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, cos ऑफ sin x। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? हम लोग पढ़ रहे हैं चैन रूल, कि चैन रूल से किस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो बच्चे हमेशा याद रखेंगे, कंपोजिट फंक्शन जितने भी होते हैं उन सभी को चैन रूल के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। चलिए, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। हमने आपको क्या बोला था कि जो अंदर में है उसको आप t मान लीजिए। तो अंदर में क्या है इसका? साइन x। हमने माना लेट t इक्वल्स टू साइन x, और इसके बाद करना क्या है कि इस t का d को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, फाइंड कर लो, है ना। तो t का d को विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx होगा, और sin x का d को एज यू नो cos x होता है, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया है, ठीक है बच्चे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन चेंज होता है, y इक्वल्स टू cos t। हमने sin x के जगह पे क्या रख दिया? t रख दिया, cos t। और फिर से अब हम करेंगे क्या कि y का d को विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से dy बाई dt, और cos t का d को एज यू नो माइनस sin t, जैसा कि आपको मैंने बेसिक में बताया है। और इसके बाद हमको करना क्या होगा? इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस sin t इनटू cos x, जो कि कुछ इस प्रकार से आंसर है। माइनस साइन ऑफ t को वापस से वैल्यू को रख सकते हो, t हमने sin x को माना था, माइनस साइन ऑफ sin x इनटू cos x। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखाऊं। आप y का d को विद रिस्पेक्ट टू x लिख दो, जो कि बनेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, आपको करना क्या होता है कि जब प्रोसेस से जाते हो तो अंदर में जो भी है फंक्शन उसको आप मान के चलते हो, और जब डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप बाहर की तरफ से एंट्री करते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप इधर से एंट्री करते हो तो आपको रास्ते में मिलेगा cos, ठीक है। तो जब cos मिला तो इस cos का d को क्या होता है? आप बोलोगे माइनस साइन। cos का d को क्या होता है? माइनस साइन, और अंदर में जो भी इसका एंगल है उसको एज इट इज रख दिया मैंने, sin x, और यहां पे लगाना इनटू का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, और इसके बाद cos का d को आपका हो चुका है। अब चलते हो sin की तरफ, तो sin के d को क्या लिख देंगे बच्चे? cos x। आप देख सकते हो यही हमारा यहां पर आंसर आया, माइनस साइन ऑफ sin x इनटू cos x। आप चाहो तो एक दो क्वेश्चन और लगा सकते हो, y इक्वल्स टू cos रूट x। फिर से y का d को क्या हो जाएगा बच्चे? dy बाई dx। आप डायरेक्ट कर सकते हो, cos का d को माइनस साइन रूट x, और ये रूट x का d को हम अंदर घुसकर करेंगे, तो रूट x का d को 1 बाई 2 रूट x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रूट से ये रूट कटेगा नहीं, क्योंकि ये एंगल है और ये हमारा बाहर है, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आप इसको चाहो तो नोट कर लो। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। चलते हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ सॉल्व करने के लिए, आप इसको नोट करें। अगला जो क्वेश्चन है, साइन ax प्लस b का d को निकालना है, ठीक है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप ही करो, ठीक है। हम अंदर वाले टर्म को मान लेते हैं t। लेट मैंने माना कि लेट t इक्वल्स टू ax प्लस b। इसके बाद t का d को विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो यहां पे लिख सकते हो dt बाई dx इज इक्वल्स टू a इंटू, और इस x का d को क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा,
अब प्लस बी का डी को कितना होएगा 0 होएगा, और इस प्रकार से ये कितना आ रहा है ए। अब आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर यहां पे हम तो प्रोडक्ट रूल भी तो लगा सकते हैं a इंटू एक्स। तो यदि आप प्रोडक्ट रूल भी लगाओगे तो क्या होगा, फर्स्ट a इंटू सेकेंड का डी को x का डी को 1, तो a इंटू 1 प्लस सेकेंड x इंटू a एक कांस्टेंट है तो a का डी को क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हो a इंटू 1 प्लस x इंटू 0, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या a इंटू 1 और b का डी को 0 हो जाएगा। या आपको मैंने बेसिक में बताया था कि जब भी 2x का डी को आपको मिले तो आप x का डी को केवल करना, इस 2 का डी को यहां पे नहीं होगा और x का डी को सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा और 2 इंटू 1 बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन प्लस के साइन के साथ क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि इस 2 का भी डी को होगा जो कि 0 होता है और x का डी को 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 बराबर 1। ठीक है बच्चे, ऑलरेडी मैंने इस चीज को बेसिक में आपको डिस्कस किया हुआ है। तो आते अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने इसको माना था t बराबर ax प्लस b, तो ये dt बाई dx हो गया a। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 देकर साइड करो। नाउ आप देख सकते हो y इक्वल टू हो गया है sin t। अब क्या करेंगे बच्चे, y का d को विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से, dy बाई dt इक्वल टू cos t, sin t का d को cos t। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास निकलेगा dy बाई dx इक्वल टू sin t, सॉरी 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो cos t इंटू a, यानी कि ये बन गया cos ऑफ t। t कितना है बच्चे ax प्लस b और इंटू a एज इट इज रहेगा। आप चाहो तो a को मल्टीप्लाई में cos के पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। y equals to sec of tan of root x। फिर से आप बच्चे देख सकते हो, क्योंकि एक फंक्शन सेक है, इस सेक के अंदर tan root x है, यानी कि यहां पे तीन फंक्शन को आपस में कंपोजिट किया गया है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है बच्चे, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। सबसे पहले आप देखो अंदर क्या है, रूट एक्स है, फिर क्या है tan है, फिर क्या है सेक है। तो जो सबसे अंदर है उसको आप t मान लेना, है ना, कुछ इस प्रकार से। देखिए सॉल्यूशन, लेट मैंने माना कि t इक्वल्स टू रूट एक्स, तो t का d को विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लीजिए, जैसा कि आपको बताया गया कि dt बाई dx होता है इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 रूट एक्स। आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। Therefore जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है y इक्वल्स टू sec ऑफ tan t हो रहा है। ठीक है, आप इसको 2 कह लेना, या नहीं भी लिखोगे 2 यहां पे तो चलेगा। अब इस tan t को कुछ मान लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अब देख सकते हो यहां पे दो फंक्शन हो गया, एक tan है और एक sec है ना। तो अब हमने फिर से यहां पे माना, लेट u मान लेते हैं tan t को मैंने माना है u, और u का d को विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लीजिए, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा du बाई dt इक्वल्स टू, और tan का d को आपको पढ़ाया गया है sec स्क्वायर t होता है, आप इसको नंबर 2 कह दो। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से अब फिर से क्वेश्चन जो है हमारा छोटा हो गया। देयरफॉर sec और tan t को आपने क्या मान लिया है, u मान लिया है, अब यहां पे sec u हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, अब एक सिंपल सा y इक्वल टू sec u लिखा है, डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, y का d को विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड कर लेंगे। क्या होगा बच्चे, dy बाई du इक्वल टू sec का d को जानते हो sec u इंटू tan u हो जाएगा।
जैसा कि आपने पढ़ा है कि sec x का डिको विद रिस्पेक्ट टू x sec x tan x होता है, तो उसी प्रकार से sec u का डिको विद रिस्पेक्ट टू u sec u tan u हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो। और इसके बाद आप करोगे क्या, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों को आपस में प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा 1 into 2 into 3, जो कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है dt by dx into du by dt into dy by du is equals to sec u tan u into sec square t into 1 by 2 root x। समझ में आ रहा है बच्चे? यहां पे आप देख सकते हो कि ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, du से ये du कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास केवल बचेगा क्या, यहां बचेगा dy, यहां पे dx है, इज इक्वल टू sec u, ये u है ना। इस u की जगह पे वापस आपने क्या माना था, tan t माना था, यहां पे आप रख सकते हो sec ऑफ tan t, tan, और ये जो u है बच्चे, u u u u u कहां है, देखो u बराबर tan t बने हो, फिर से यहां पे रखोगे tan t इनटू sec स्क्वायर t, t क्या माने बच्चे, रूट x है, आप यहां पे रूट x रखो, इनटू 1 by 2 रूट x एज इट इज रखें, ठीक है। इस प्रकार से जो आंसर बनेगा हम लिखेंगे sec ऑफ tan, इस t को वापस फिर से रिप्लेस कर दोगे रूट x से, इनटू tan ऑफ tan रूट x इनटू sec स्क्वायर रूट x इनटू 1 by 2 रूट x। ये हमारा dy by dx की वैल्यू हो जाएगी। आई होप कि बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। हम इसी चीज को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूं डायरेक्ट, आप इसको नोट करें। यदि इसका डी को डायरेक्ट निकालना होगा तो हमने क्या बोला था बच्चे, कि डायरेक्ट के केस में आप यहां से घुसते हैं, लेफ्ट की तरफ से एंट्री करते हैं, तो जैसे ही आप अंदर घुसते हो तो यहां पे सेक मिलता है, और जैसा कि आपको मालूम है कि सेक और इस पूरे को मान लीजिए x, ये हमने सपोज कर लिया x है, तो सेक x है ना, कैपिटल x कह सकते हो, तो सेक x का डी को होता है सेक x इंटू tan x। तो यानी कि यहां पे लिख सकते हो सेक का डी को पहले आप करोगे, यहां पे सेक का डी को होगा, तो सेक का क्या होता है, सेक इंटू tan। मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया सेक का डी को, सेक का डी को हो चुका है, अब हम किसका डी को करेंगे, tan का डी को। तो tan का डी को आप जानते हो क्या होता है बच्चे, tan का डी को होता है सेक स्क्वायर, और ये रूट x है, तो ये रूट x हमने एज इट इज रखा, इनटू tan का डी को हो गया। अब अंदर चलते हैं तो रूट x है, तो रूट x का डी को क्या होगा, 1 by 2 रूट x, और ये जो ब्रैकेट है उसको ब्रैकेट की वैल्यू रख दीजिए, sec ऑफ tan रूट x, tan ऑफ tan रूट x, sec स्क्वायर रूट x इनटू 1 by 2 रूट x। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, आप इसको नोट कर लें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b अपॉन cos ax प्लस b। तो बच्चे अब आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करने आ गया होगा, देखो है ना। चलते हैं यहां पर साइन ax प्लस b अपॉन में cos ax प्लस b का डी को करने।
तो जैसा कि हमने आपको बेसिक में बताया था कि जब भी इसका डीको करोगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर अलग नहीं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आप कर देते हो, जो कि ऐसा नहीं करना है। इसका डीको करने के लिए आप u बाई v का जो फॉर्मूला बताया गया था उस पे आप अप्लाई कर देते हो। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चे कि y इक्वल्स टू u बाई v है, तो इसका जो डीको होगा dy बाई dx इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डीको माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डीको अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला का यूज यहां पे हम लोग कर देंगे और डिफरेंशिएशन फाइंड आउट हो जाएगा। देखते हैं y का डीको dy बाई dx, जैसा कि आपको ये बात पता है। यहां पे क्या होगा बच्चे, डिनोमिनेटर ax प्लस b और हम फॉर्मूला पे रख रहे हैं इनटू न्यूमरेटर का डीको ऑफ न्यूमरेटर साइन ax प्लस b माइनस न्यूमरेटर, अब देखो यहां पे लिखा है u क्या है, न्यूमरेटर की जगह पे है, तो माइनस न्यूमरेटर यहां पे हम लिखने वाले हैं माइनस न्यूमरेटर साइन ax प्लस b इंटू डीको ऑफ डिनोमिनेटर cos ax प्लस b, और अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चे, अपॉन में लिखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos स्क्वायर ax प्लस b। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना है। तो कुछ बच्चे करते क्या है कि cos ax प्लस b के आगे d लगा तो इस cos का ही डीको कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। डीको किसका होगा, sin ax प्लस b का डीको होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, cos ax प्लस b, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में, और sin का जो डीको लिखेंगे cos ax प्लस b इंटू साइन का डीको मैंने किया, डायरेक्ट में कर रहा हूं, साइन का डीको किया, साइन का cos ax प्लस b और इस ax प्लस b का डीको इंटू a हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चे, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पे जब इसका डीको करोगे ax प्लस b का, तो x का डीको 1 a इंटू 1 a प्लस b का डीको 0 इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ax प्लस b इंटू इस cos का डीको। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है cos cx प्लस d लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो यहां पे आप cx प्लस d कर लीजिए, क्वेश्चन में जहां जहां लिखा है cx प्लस d। ठीक है, तो ये हो गया डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डीको, फॉर्मूला में रखा है माइनस न्यूमरेटर इंटू डीको ऑफ डिनोमिनेटर cx प्लस d। चलिए, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर cx प्लस d का स्क्वायर, ये है हमारा क्वेश्चन। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में चेंजिंग किया है। ठीक है, तो यहां पे sin ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d का डीको क्या होगा बच्चे, माइनस साइन, क्या लिखेंगे, इंटू माइनस साइन cx प्लस d इंटू, और इस cx प्लस d का डीको क्या होगा, c। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से आप चाहो तो इसे को पहले लिख सकते हो a इंटू कॉस cx प्लस d इंटू कॉस ax प्लस b, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इस c को आप यहां पे ला सकते हो, c इंटू साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos स्क्वायर cx प्लस d, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से,
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं, जो कि बनाया गया है y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। कहता है कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आइए बच्चे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा चैन रूल के थ्रू। यहां पे देख सकते हो एक फंक्शन लिखा है cos x क्यूब और दूसरा फंक्शन लिखा है sin स्क्वायर x का पावर 5। ठीक है, और ये दोनों के दोनों बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब भी आपको मैंने बेसिक में बताया कि जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई कहीं भी दिखाई दे, आपको u इंटू v का जैसे d को बताया गया, आप उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि इसको मान लेते हैं ये पहला है और ये हमारा दूसरा फंक्शन है। ठीक है, और तब जाकर लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट cos x क्यूब इंटू फॉर्मूला पे मैं रख रहा हूं इंटू सेकंड कड़ी को sin स्क्वायर x का पावर 5 प्लस सेकंड sin स्क्वायर x के पावर 5 इंटू d को अब फर्स्ट cos x क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो आप देख सकते हो कि ये cos x क्यूब है और यहां पे sin स्क्वायर x के पावर 5 का डी को करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ये लिखा हुआ है sin x का पावर 5 का होल पावर 2, तो सबसे पहले बड़ा जो पावर है sin के ऊपर बैठा है पावर। ठीक है, तो इसका डी को होगा, तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि x के पावर n का डी को क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1 होता है। तो उसी प्रकार से पावर का डी को क्या होगा, 2 sin 2 माइनस 1 इंटू x के पावर 5। हमारा पावर का डी को हो गया, ये हो गया पावर का डी को, इंटू अब करेंगे साइन का डी को। पहले पावर था, ठीक है, जैसे हम इसको अंदर एंट्री करते हैं तो पहले पावर हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब अंदर चलते हैं तो साइन दिखाई दिया, तो साइन का डी को क्या होता है बच्चे, cos। तो इसको लिखेंगे cos x के पावर 5, साइन का डी को हो गया cos x के पावर 5 इंटू x के पावर 5 का डी को 5x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्लस साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू इस cos का डी को, यहां पे तो कोई पावर ही नहीं तो इजी हो गया ये, तो इस cos का डी को इंटू माइनस साइन x क्यूब, और आपको मैंने बताया है कि x क्यूब का डी को 3x स्क्वायर होता है, तो यहां पे आप 3x स्क्वायर लिख देते हो। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप देख सकते हो ये बन गया cos x क्यूब इंटू 2 साइन x का पावर 5 इंटू cos x का पावर 5 इंटू 5x का पावर 4, और यहां पे माइनस है, ये प्लस है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। आप चाहो तो इतना भी इसको आंसर दे सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इसको और भी छोटा कर सकते हो। कैसे करेंगे छोटा, आइए देखते हैं। आप इस तीनों टर्म को देखो, ये लिखा है 2 sin a cos a, sin 2a है ना, तो इस तीनों टर्म की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं cos x क्यूब इंटू sin 2x के पावर 5। ठीक है, 2 sin a इंटू cos a, जैसा कि आपको पता है कि sin 2a होता है, तो ये बन गया 2 sin a की जगह पे x के पावर 5, x के पावर 5, तो 2 sin a का से बराबर sin 2a, तो 2 और a की जगह पे x की पावर 5 लिखा है मैंने, इंटू 5x के पावर 4 है, तो आप चाहो तो इस 5x के पावर 4 को यहां लिख सकते हो, इंटू में है तो आगे पीछे कहीं भी लिखा जा सकता है, माइनस, और 3x स्क्वायर है, इसको आप यहां लिख सकते हो 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू साइन x2। आप इतना इसको आंसर दे सकते हो। ठीक है बच्चे, और यदि आपको सॉल्व करना हो तो x स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफी है, आप इसको नोट करें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, y इक्वल्स टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम चैन रूल के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि डायरेक्ट जल्दी से सॉल्व करके निकाला जाए। y का डी को विद रिस्पेक्ट टू x हम कर लेते हैं। y का डी को विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा कि आप जानते हो कि dy का dx होता है, ये 2 एज इट इज रहेगा। और जैसे आप डिफरेंशिएशन करते चलते हो तो रास्ते में आपका रूट मिलता है। तो बच्चे रूट का डी को 1/2 रूट, मैंने आपको बताया था कि रूट x का डी को 1/2 रूट x होता है। तो इस रूट का डी को हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर इनटू हमारा रूट का डी को हो चुका है। अंदर चलते हैं तो कॉट मिलता है, कॉट का डी को हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू, और अंदर चलते हैं कॉट का भी डी को हो गया एक्स स्क्वायर का डी को 2x लिख सकते हैं। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। हम यहां से 2 से 2 को इसको कैंसिल करा देते हैं और अपने पास माइनस रखते हैं और 2x रखते हैं। रूट कॉट एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा है और इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1/sin स्क्वायर एक्स कर दिया है कुछ इस प्रकार से, 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये हो गया -2x अपॉन रूट कॉट को लिखा जा सकता है cos x स्क्वायर बाई sin x स्क्वायर, और यहां पे 2 साइन है, साइन का पावर में 2, तो हम इसको लिख सकते हैं sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर, ठीक है बच्चे। एक जो ये साइन है इसको हम रूट के अंदर लेके आ जाते हैं। क्यों रूट के अंदर लेके आ रहे हैं? क्योंकि यहां जो नीचे जो साइन बैठा है डिनोमिनेटर में, ये इसको काटेगा। देखिए कैसे, -2x अपॉन रूट cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर, और एक साइन को जैसे रूट के अंदर लाओगे तो ये 2 साइन बन जाएगा sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर, और ये जो साइन है बगल में ये एज इट इज मैंने बाहर ही छोड़ दिया है, ठीक है बच्चे। इससे क्या हुआ कि ये sin x स्क्वायर से एक sin x स्क्वायर काट दिया है और हमारे पास नीचे बचा है रूट में cos x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हो -2x अपॉन रूट ओवर sin x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर, और ये जो है हमारा sin x स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है बच्चे। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे लास्ट स्टेप में। इस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो -2√2x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में √2 इंटू रूट साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर होगा इंटू साइन x स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चे। एज इट इज रहा है sin x स्क्वायर। इस रूट से और इस रूट में आपस में जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों रूट की जगह पे एक रूट लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, और ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू रूट में 2 इंटू साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर। और जैसा कि आपको जस्ट बताया था कि ये 2 sin a cos a है जो कि sin 2a बन जाएगा, और ये बन जाएगा -2√2x अपॉन रूट साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर।
यही क्या है बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये आपका फाइनल आंसर है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। आप चाहते तो आप यहाँ पे पहले ही लाइन पे आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि आपको थोड़ा एनसीईआरटी सेटिस्फैक्शन वाली आंसर आपको मिल जाए। चलते बच्चे, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ, आप इसको नोट करें। अगला जो क्वेश्चन लिखा गया है बुक में, क्वेश्चन नंबर 8 cos रूट x, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आइए देखा जाए cos रूट x का डी को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल्स टू cos रूट x, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे फिर से वही बात, रूट एक्स को आप t मान सकते हो, इजी सा है, आप इसको बाय स्टेप कर लो, या इसका डायरेक्ट आप आंसर देना चाहोगे तो dy बाई dx, आपको मालूम है cos का डी को माइनस साइन रूट एक्स और इंटू रूट एक्स का डी को 1/2 रूट एक्स होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यदि इसको बाय स्टेप सॉल्व करना चाहें तो इसको ऐसे करेंगे, लेट मैं मान लेता हूं कि रूट एक्स बराबर टी है, टी इक्वल टू रूट एक्स है, और इस टी का डी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर लूं, तो ये हो गया dt बाई dx इक्वल टू रूट एक्स का डी को आपको फंडामेंटल में बताया है 1/2 रूट एक्स होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है y इक्वल टू cos t बन गया। अब इस y का डी को क्या करेंगे बच्चे, t के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर देंगे। आप कहोगे कि ये t कहां से आया, तो मैंने रूट एक्स की जगह पे t रख दिया, y इक्वल टू cos t। तो y का डी को t के रिस्पेक्ट में यदि आप फाइंड करते हो तो ये बनेगा dy बाई dt इक्वल्स टू माइनस sin t। आप इसको इक्वेशन 2 कह सकते हो, और इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 2 मल्टीप्लाई करो तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx बचेगा हमारे पास, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस sin t into cos t, सॉरी माइनस sin t into 1/2 रूट x, और वापस से फिर से t की जो वैल्यू है रूट x, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो रूट x के साथ, और into 1/2 रूट x, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलते बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि प्रूव दैट fx इक्वल्स टू mod x minus 1 is not differentiable at x equals to 1। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि ये फंक्शन fx किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, चेक करने के लिए या प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम करते क्या है, इसका RHD और LHD वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या LHD और RHD इक्वल है या नहीं। यदि LHD और RHD की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन fx उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। RHD का फुल फॉर्म राइट हैंड डेरिवेटिव होता है और LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। आइए देखते हैं क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, कैसे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। जो हमारा LHD है वो बताया गया है, यदि आपको एक पे चेक करना है कि एक पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो इसको हम f' यहां पे एक माइनस का सिंबल लगा देते हैं जो कि बताते रहता है ये LHD हम सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन बताया गया है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 if a plus h minus fa upon h, ये हमारा LHD की वैल्यू है और यहाँ पे 0 के ऊपर माइनस लगा होता है जो कि बताता है LHD 0 से कम। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप RHD निकालते हो, RHD, तो इसकी वैल्यू होता है f' यहाँ पे प्लस का साइन, और इसकी जो वैल्यू होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस f
a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच, जहां पे a जो है x की वो वैल्यू है जिसपे हमको चेक करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि fx लिखा है मॉड x का s1 और आपको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। कैसे, ये देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहां पे f को निकालेंगे, यहां पे माइनस लगा देंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगा लिमिट टू s टेंड्स टू 0 माइनस f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब ये जो लिमिट है आपने लिमिट पढ़ा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो f1 प्लस h कैसे निकलेगा, fx लिखा है मॉड x माइनस 1, तो f1 प्लस h कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट टू s टेंड्स टू 0 माइनस मॉड 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 कितना होगा बच्चे, मॉड 1 माइनस 1 बाय h, ठीक है। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है और आप देख सकते हो ये आ रहा है लिमिट टू s टेंड्स टू 0 माइनस, ये भी 1 कैंसिल हो जाएगा मॉड h बाय h, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मॉड h की वैल्यू होगा क्या, तो मॉड h इस h पे डिपेंड करेगा, इस मॉड के अंदर जो h है इस पे डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू, है ना। ये बाहर मॉड कैसे बनेगा, यदि ये अंदर रखा हुआ वैल्यू नेगेटिव है तो ये बाहर क्या देगा, माइनस h देगा, और यदि इसके अंदर रखा हुआ वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या देगा, प्लस h देगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड ये लिमिट की वैल्यू करेगा जो h टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब आपको बता रहा है कि 0 से कम, मतलब 0 से कम नेगेटिव, यानी कि ये जो मॉड के अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मॉड h की वैल्यू माइनस h बाय h और कैंसिल होगी क्या है माइनस 1। एक बार फिर से समझो, आपको बताया गया कि मॉड h की दो वैल्यू है, एक h जब h की वैल्यू पॉजिटिव हो या 0, और दूसरा माइनस h जब h की वैल्यू नेगेटिव। तो आपकी लिमिट है क्या, 0 माइनस है ना, 0 से कम है, तो जब ये 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, तो इसका मतलब मॉड h की वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस h, तो ये मॉड h मैंने क्या दिया है माइनस h दिया है, और नीचे h ऐसे चीज रहा और ये कैंसिल होकर माइनस 1 हो गया। इसी प्रकार हम RSD चलते हैं, if dash 1 की तरफ, if dash 1 plus equals to limit s tends to 0 plus f1 plus h minus f1 upon h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देख सकते हो बच्चे कि ये जो वैल्यू है लिमिट s tends to 0 plus f1 plus h निकालना है, fx है हमारे पास क्वेश्चन में mod x का रेस्पॉन्स, तो f1 plus h यहां पे रखकर निकाल लीजिए mod 1 plus h, ठीक है, माइनस 1 माइनस f1 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन h, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से ये बनेगा लिमिट s tends to 0 plus mod h minus 0 by h, और ये वैल्यू हो गया लिमिट s tends to 0 mod h by h। अब यहां पे ये देखना है कि ये mod h की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव h मतलब h आएगा या माइनस h आएगा, ये डिसाइड कर लेगा यहां वैल्यू, ये बता रहा है 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब 0 से स्लाइटली अधिक, 0 से थोड़ी सी भी अधिक पॉजिटिव हो जाएगा नंबर। तो आपको बताया गया यहां पे कि मॉड h की वैल्यू h कब होगा, जब h की वैल्यू 0 या 0 से अधिक है, तो यहां पर 0 से अधिक है ना, तो इस मॉड h की वैल्यू क्या मिलेगा h बाय h, और करके कितना जाएगा, तो आप देख सकते हो कि RHD 1 है और इसका LHD -1 है जो कि इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे सिंस LHD is not equal to RHD, so it is not differentiable at x equals to 1। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ चुकी है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, आप इसको नोट कर लें।
अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है, fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनाया गया है और x को कहा गया है 0 से लेकर 3 तक इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, है ना। यानी कि आपको ये बताना है कि जो फंक्शन है fx ये 1 और 2 का डिफरेंशिएबल नहीं होता है? तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की बात होगी तो हम LHD और RHD इसकी वैल्यू निकालेंगे, जिस पॉइंट पे रहेगा उस पॉइंट पे हम LHD और RHD निकालेंगे। तो देख सकते हो इसकी जो LHD की वैल्यू आ रहा है f + a माइनस इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस f a + h माइनस f a / h, और RHD लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस f a + h माइनस f a / h। इन दोनों पे हम वैल्यू को निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप एक बार ट्राई करें बच्चे। चलिए, आई होप कि आपका सॉल्व हुआ होगा। देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले f' हम 1 पे हम निकाल रहे हैं। किस पे निकाल रहे हैं बच्चे? एट 1 पे चेक कर रहे हैं क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो f' 1 पे निकाल रहे हैं LHD लिमिट टू s टेंड्स टू 0 माइनस f1 + h माइनस f1 / h। आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू रख दीजिए। लिमिट s टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h माइनस f1 की मतलब 1 हो गया बाई h। अब यहां पर आपका असली खेल है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h की वैल्यू क्या है? तो बच्चे कहेंगे कि सर 1 होगा, लेकिन नहीं, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। अब देखो कैसे। यहां पे जो h जो है, h एक नंबर है जो कि 0 से छोटा है, स्लाइटली जो छोटा है, 0.9999 कुछ भी हो सकता है। यानी कि h की वैल्यू 0 से कम है, कोई नेगेटिव नंबर है, 0 से कम कुछ भी नेगेटिव नंबर हो सकता है। 0.999 ये पूरी की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन h की वैल्यू 0 से कम है तो माइनस 0.00001 हो सकता है या माइनस 0.0001 हो सकता है। तो 1 में से माइनस 0.0000 करोगे तो आ जाएगा हमारा 0.9999। समझ रहे हो बच्चे? एक बार फिर से समझो। h जो है 0 से कम एक नंबर है, मतलब एक नेगेटिव नंबर। अब 1 में से जब नेगेटिव नंबर को घटाओगे तो इस पूरी की वैल्यू आ जाएगा 0.99999 आता है। और जब भी हमारे पास x को नंबर 0.999 आएगा तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगा। ठीक है, h की वैल्यू 0 से कम कोई नेगेटिव नंबर, 1 में से कुछ नेगेटिव कुछ भी कम कर दोगे तो ये 0.999 ये चलता रहेगा और यहां पे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये है 0 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है अपॉन h। और h टेंड्स टू 0 जब अप्लाई कर देते हो इस लिमिट को सॉल्व किया जाएगा 0 माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? इनफाइनाइट। ठीक है, अब चलते हैं हम इधर RHD की तरफ, इसकी वैल्यू क्या है? f'1 equals to limit s tends to 0 plus 1 plus h minus greatest integer 1 by h। ये मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे एक लाइन डायरेक्ट लिख दिया है, आप एक लाइन बढ़ा सकते हो f1 plus h minus f1 by h। अब यहाँ पे f'1 equals to limit s tends to 0 plus 1 plus h minus greatest integer 1 by h। चलिए देखते हैं। फिर से
से यहाँ पे मिला 1 प्लस एच, यहाँ पर अब एच की वैल्यू क्या है 0 से अधिक है, तो ये जो पूरी जो नंबर है ये पूरा नंबर होगा 1.00001 या 1.0000000 आप बोलते रहो और लास्ट में बोलना 1। तो ये 1 से ये पूरी नंबर क्या है अधिक है, 1 पॉइंट कुछ भी हो सकता है 001 0001 स्लाइटली नंबर या 1.0004 टाइम्स 1 कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू आ रही है 1 से अधिक है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू है 1 से स्लाइटली अधिक है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा बच्चे 1 निकल के माइनस 1, ठीक है, बाई एच, ठीक है, और 1 में से 1 घटाते हो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 0 बाई एच, और 0 बाई एच की वैल्यू अब आप जान ही सकते हो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो 0 में एच से डिवाइड करते हो तो वैल्यू हमारा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आरएचडी की वैल्यू 0 आ रहा है और एनएचडी की वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा इस पे एट 1 पे, ठीक है। Therefore, it is not differentiable at x equals to 1। इसी प्रकार से आप 2 पे भी चेक करेंगे बच्चे, चलते हैं आगे की तरफ।